अब आगे शिवा सलोनी को आने को 4 दिन बाद शाम 6 बजे का टाइम फिक्स करके कॉल कट कर देता। शिवा विनय से बोला, विनय गोल्डन कैफेटेरिया के ओनर से मिलकर गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप को सजाना और इस तरह से सजाना है कि जितने भी ग्राहक वहां आए वो सब खुश हो जाए और वहां पर एक प्राइवेट रूम अरेंज करवाओ। गॉट इट? विनय शिवा के बात सुनकर एकदम ही शॉक्ड हो वो सदमे में चला गया। विनय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बॉस इतना रोमांटिक मिजाज का हो सकता है। कहाँ खो गए तुम, मैं कुछ बोला रहा हूँ। शिवा ने विनय को आवाज देते बोला। विनय शिवा की आवाज सुनकर सेंस में आया और बोला, यस बॉस डोंट वरी, मैं अभी वहाँ के कैफेटेरिया कॉफी शॉप को आपके बताए अनुसार सब अरेंज करवा देता हूँ। ये बोलकर विनय वार्ड से बाहर चला गया। हॉस्पिटल में शिवा को एडमिट हुए 4 दिन हो गए थे। अब शिवा अच्छे से ठीक हो गया था। शिवा की बॉडी का एक गजब का फीचर्स था कि उसके बॉडी में जब भी कोई भी कट चाहे वो कितना भी डीप हो जल्दी से भर जाता था। ऐसे फीचर्स बहुत ही कम लोग में होता है। शिवा हॉस्पिटल से जल्दी ही डिस्चार्ज ले किया और डॉक्टर को भी हॉस्पिटल से अपने साथ राठौर मेंशन ले गए। डॉक्टर तो राठौर मेंशन देखकर ही शॉक में था कि इतना बड़ा बिल्डिंग और इतनी आलीशान डॉक्टर के लिए ये सब एकदम ही नया था। डॉक्टर शिवा की तरफ देखकर मन में बोला, इस घर एक महल जैसा है, तभी तो इस बंदे की एटीट्यूड एक किंग जैसा है। शिवा ने विनय से पूछा, घर में इस हादसा के बारे में तुमने बताया तो नहीं ना? विनय ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो बॉस, बिना आपके परमिशन के कैसे बताते। विनय की बात सुनकर अपने एक गार्ड्स को बोलकर शिवा डॉक्टर को गेस्ट हाउस में ले जाने बोलकर मेंशन की तरफ चल दिया। शिवा जैसे ही मेंशन में अपना पैर रखा वैसे ही शिवा की मां मीरा, उम्र 50 साल की पर अभी भी वो लगती 40 साल की, आए और जोर से बोली, खबरदार, अगर तूने अपना एक कदम भी मेंशन में रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। मीरा की आवाज सुनकर शिवा अपना आंख बंद कर लिया और खुद से बोला, लो भाई, अब शुरू हो गई माँ पुराण, जब तक पूरा ना सुनाएगी तब तक शांत नहीं होंगी। हो गया मन में मुझे गाली देना। मीरा शिवा के पास आकर शिवा के कान मरोड़ते हुए बोली, अरे अरे माँ, ये क्या कर रही हो, कुछ तो ख्याल रखा करो माँ, यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा असिस्टेंट भी उनके सामने, तो मेरी इज्जत का फालूदा मत बनाओ। शिवा अपना कान को छुड़ाते हुए बोला। वही विनय को अंदर ही अंदर ये नज़ारा देखकर बहुत हंसी आया, पर वो सबके सामने हंस नहीं सकता था क्योंकि हाल में लगभग पूरे फैमिली मेंबर माँ बेटे की नोक-झोंक को एंजॉय कर रहे थे। माँ और जोर से मरोड़ो भाई ने 4 दिन पहले जब ऑफिस जा रहे थे तो मैंने उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसलिए इन्होंने मुझ छोटी सी बच्ची की कान को मरोड़कर लाल कर दिए थे और अभी भी मेरी कान में दर्द हो रहा है। शिवानी ने मुंह बनाते हुए बोली, जो अभी अपने पैर फसार के एक सोफे पर बैठकर चिप्स खा रही थी। उम्र 18 साल की लेकिन हरकतें 10 साल के बच्चों जैसी, एकदम ही चुलबुली और बहुत ही नौटंकीबाज। शिवानी और शिवा रोज कोई ना कोई बात पर कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को मार काटने के लिए एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते थे, लेकिन दोनों के बीच जितना प्यार था ना उतना प्यार शायद ही इस दुनिया के भाई बहन में होगा। अपनी माँ से खुद की कंप्लेन करते देख शिवा अपने कान को छुड़ाकर शिवानी के पीछे भागते हुए बोला, छुटकी रुक जा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ रुक जा, बहुत मजा आता ना तुझे, मेरी टांग खिंचाई करके रुक, अभी बताता हूँ। शिवानी अपनी जीभ से शिवा को चिढ़ते हुए अपने पापा अमन, उम्र 60 साल फिर भी 45 साल के लगता पेशे से बिजनेसमैन, के पीछे जाकर छिप गई और बोली, पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए अपने इस चांडाल बेटे से, मैं आपकी क्यूट और प्यारी बेटी हूँ ना। अमन शिवानी की नौटंकी देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और बोला, तू काम ही ऐसी क्यों करती है कि तुझे छिपना पड़े, किसी की मदद लेना पड़ जाए। ओहो पापा, आप भी ना जब देखो तब लेक्चर ही झाड़ते रहते, तो आप अभी मुझे पहले भाई से बचाओ, देखो तो जरा कैसे किसी बागर बिल्ले की तरह घूर रहे हैं। अपने लिए बागर बिल्ले वर्ड सुनकर शिवा को गुस्सा आ गया और वो जैसे ही शिवानी को पकड़ने आगे बढ़ा ही था कि उसके कान में एक रौबदार आवाज सुनाई दी। ये कोई और नहीं शिवा के दादा राघव राठौड़ थे। उम्र 80 साल फिर भी तेवर किसी जवान लड़के से कम नहीं। खबरदार, अगर तूने उसकी चोटी को पकड़ने की कोशिश भी किया तो। ऐसा क्या बोल दी बेचारी बच्ची ने जो तू उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा है, तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? दादाजी ने शिवा के बात सुने बगैर उसे डांटकर भगा दिया। शिवा अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए खुद से बोला, जब देखो तब इस जंगली बिल्ली की तरफदारी ही करते रहते हैं दादाजी, ऐसे ही ना जाने क्या क्या। शिवा शिवानी को कोसते हुए अपने रूम में चला गया। शिवा के ऊपर चले जाने के बाद शिवानी दादाजी के पास आकर हाई फाई देते हुए दादाजी से गले लगकर बोली, वाह दादाजी, यू आर सच अ ग्रेट दादू, मेरे प्यारे दादू। ये बोलकर शिवानी दादाजी के गाल पर किस करके दादाजी के साथ बैठ जाती है। शिवानी की बात सुनकर दादाजी बोले,
इक्वल्स हो गई तेरी नौटंकी, चल अब जल्दी से लंच करते हैं, मुझे भूख लगी है। और हाँ, तुम भी लंच करके जाना, पता नहीं इस नालायक के साथ तुम कैसे काम कर लेते हो, कैसे हैंडल करते हो इतने जिद्दी और गुस्सैल इंसान को, जिसके नाक पे हरदम गुस्सा ही गुस्सा भरा रहता है। और कुछ नहीं, दादाजी ने विनय वो तरफ देखकर बोला जो को अभी अपने फ़ोन में बिजी था। अरे नहीं दादाजी, बॉस तो बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके साथ काम करते हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन बॉस से हम कोई परेशानी नहीं हुई। बॉस हमेशा ही हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। बॉस बहुत अच्छे हैं दादाजी, विनय ने शिवा के बड़ा चढ़ाकर कुछ ज़्यादा ही तारीफ करते हुए बोला। हम देखा दादाजी, ये ना भाई की चमचागिरी करने एकदम ही एक्सपर्ट है, इन्हें तो चमचागिरी करने की अवार्ड मिलना चाहिए। शिवानी ने विनय की तरफ मुंह बनाकर बोली। जैसे बोल रही हो बड़े आए बोलने वाले। अच्छा, अब आप सबको डिस्कस करना हो गया हो तो जल्दी से डाइनिंग टेबल में आ जाओ। और विनय, तुम जरा शिवा के रूम में जाकर देखो, कब से ऊपर गया है वो नीचे अभी तक नहीं आया है। इक्वल्स मीरा ने डाइनिंग टेबल में सभी के लिए खाना सजाते हुए बोली। ओके आंटी, मैं अभी जाकर बॉस को ले आता हूँ। ये बोलकर विनय सोफे से उठकर सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि उसे शिवा नीचे आते दिखा। तुम्हें अपने पैरों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया, इक्वल्स शिवा बोला। शिवा की बातों पर विनय कुछ नहीं बोला और चुपचाप शिवा के साथ डाइनिंग टेबल में आकर बैठ गया। फिर सभी लोग अपने अपने खाना खाने लगे। तभी दादाजी ने शिवा से बोला, इक्वल्स तुमने अब तक अपने लिए कोई लड़की पसंद किए को ना? दादी जी के बात सुनकर डाइनिंग टेबल में बैठे सभी की नज़र शिवा की तरफ हो गई, जिससे शिवा इरिटेट हो गया और बोला, इक्वल्स ये आप सभी मेरे तरफ ऐसे घूरकर क्या देख रहे हो? और हाँ दादाजी, मुझे ये शादी जैसे चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज़ शादी करने के लिए बार बार बोलना बंद करके आप अभी खाने पर फोकस कीजिए। तभी अमन बोला, मुझे पता था ये यही बोलेगा, पता नहीं इस लड़कियों से ना जाने क्या प्रॉब्लम है। मीरा शिवा की प्लेट में बटर पनीर डालते हुए बोली, इक्वल्स बेटा, तेरे पापा और बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं, तेरी उम्र भी निकलती जा रही है, तू कब तक शादी से ऐसे भागते रहेगा? ओफो माँ बाप भी शुरू हो गई। अरे मुझे नहीं करना शादी, मुझे ये फालतू की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इक्वल्स शिवा चिढ़ते हुए बोला। जिसे तू फालतू की चीज़ बोल रहा है ना, ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाने से तू डरता है। सही है, तुझ में किसी लड़की की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत ही नहीं है, तभी तो तू शादी से अपना पीछा छुड़ाता रहता है, इक्वल्स अमन ने शिवा को टोंट मारते हुए बोला। जिसे सुनकर शिवा गुस्सा हो गया और डाइनिंग टेबल से उठकर दांत पीसते हुए बोला, इक्वल्स पापा, क्या आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अमन हंसते हुए बोला, इक्वल्स अरे बेटा रहने दे, अगर मैं ये चैलेंज दिया भी ना तो तू हार जाएगा। पापा आई एम सीरियस, अगर आपको लगता है कि मैं ये चैलेंज हार जाऊंगा तो मैं आपको 1 सप्ताह में गलत साबित कर दूंगा। मैं लड़की तो क्या, मैं 1 सप्ताह में आपके लिए बहू लेकर आऊंगा और आपके लिए ऐसी बहू लाऊंगा ना कि आप देखते रह जाओगे, इक्वल्स शिवा ओवर कॉन्फिडेंट के साथ बोला और विनय को ऑफिस का कुछ वक्त देकर अपने रूम में चला गया, क्योंकि शिवा को अभी दोपहर के मेडिसिन लेकर आराम करना था। अमन खुद से बोला, इक्वल्स ओवर कॉन्फिडेंट, इसका कुछ नहीं होने वाला है और ये चैलेंज हार जाएगा, ये गारंटी मैं फुल 100% गारंटी देता हूँ। अमन के बात पर दादाजी भी सहमति जताते हुए बोले, इक्वल्स हाँ तुम सही बोल रहे हो, इंसान को वही कमिटमेंट देना चाहिए जिसे वो पूरा कर सके, पर इस गधे को कौन समझाए। ये बोलकर दादाजी अपना खाना फिनिश करने लगे। लेकिन पापा, दादाजी, अगर भाई ये चैलेंज जीत गए और वो सचमुच में 1 सप्ताह के अंदर भाभी लेकर आए तो आप लोग क्या करोगे? क्योंकि भाई को देखकर लग रहा था उनके नज़र में जरूर कोई ना कोई लड़की है, इक्वल्स शिवानी अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए बोली। क्या सच में? अगर ऐसा है तो इस घर सबसे ज़्यादा खुश होगा तो वो कोई और नहीं मैं होऊंगी। कब से अपने सजाए बैठी थी कि कब मुझे बहू की सुख मिलेगी, इक्वल्स मीरा अपने सपनों में गोते लगाते हुए बोली। ऑफ कोर्स आंटी, आपको 1 सप्ताह में बहू की सुख मिलने वाली है, क्योंकि बॉस ने सचमुच में एक लड़की को पसंद कर लिए है। इनफैक्ट आज ही शाम को बॉस उस लड़की से मिलने गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में जाने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन बॉस पिछले 3 दिन से कर रहे हैं। इक्वल्स विनय अपना हाथ टिश्यू पेपर से साफ करते हुए बोला। ये न्यूज पूरे घर वालों के लिए ऐसा था मानो किसी ने उनके सर में लाकर बम फोड़ दिया हो। विनय की बात सुनकर सभी के सभी अपना मुंह खोले विनय की तरफ देख रहे थे, मानो जैसे वो पूछ रहे हो, इक्वल्स क्या तुम्हें जो बोला वो सच है? क्या आप सभी मेरे तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप सभी शाम को गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में आकर देख सकते हैं। दादाजी शौकंग नज़रों से विनय से बोला, इक्वल्स सच में ये जो तुम बोल रहे हो वो सच है ना? अगर ये बात सच नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अरे दादाजी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला? हाँ बताऊँ,
आप मेरे साथ हॉल में चलिए। मैंने चुपके से उस लड़की की फोटो ले लिया था जब उनसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था। ये बोलकर विनय सभी फैमिली मेंबर के साथ डाइनिंग टेबल से उठकर हॉल में आ गया। विनय अपना तब निकलकर गैलरी ओपन किया और सलोनी की फोटो जिसे उसने अपने गार्ड से बोलकर चुपके से कुछ पिक्चर लेने बोला था उसे दिखाने लगा। सभी फैमिली मेंबर आंखें फाड़कर सलोनी के फोटो को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी सुंदर कैसे हो सकता है। सलोनी बिना मेकअप के भी किसी सुपर मॉडल की तरह लग रही थी, खास करके उसके चेहरे की हंसी को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। फोटो देखने के बाद सबके दिमाग बहुत सारे सवाल उठने लगे कि विनय ने ये बात आज तक सबको बताया क्यों नहीं। विनय सबके मन में क्या चल रहा है ये अच्छे से समझ गया और सभी को बोला, वो एक्चुअली हुआ ये था, बॉस को कल थोड़ी सी चोट आ गई थी। वो इसलिए क्योंकि कल बॉस बाइक राइडिंग में निकले थे और इत्तेफाक से सलोनी मैडम की स्कूटी बॉस के बाइक से टकरा गई थी, जिससे बॉस अनबैलेंस होकर बाइक से गिर गए थे। इसलिए सलोनी मैडम ने ही बॉस को ट्रीटमेंट के लिए पास के हॉस्पिटल में लेकर चले गई थी। विनय ने नकली स्टोरी बनाकर सबको बताया। हालांकि ये बात सच थी कि सलोनी शिवा का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गई थी। विनय की बात सुनकर सब लोग सारे डाउट क्लियर हुआ। फिर शिवानी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन एक ही मुलाकात में कोई किसी को कैसे पसंद करेगा भला। यू आर राइट फूल्स को शिवानी, लेकिन ये सच है, बॉस को सलोनी मैडम से सच में प्यार हो गया है, क्योंकि बॉस ने खुद सलोनी मैडम से बात करके उनसे मिलने की रिक्वेस्ट किए थे। और आप सभी जानते हैं किसी को रिक्वेस्ट करना बॉस की फितरत में नहीं है। विनय बोला, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की भी शिवा को पसंद करती है? वो मना भी तो कर सकती है। मीरा टेंशन के साथ बोली। तभी अमन बोला, मीरा तुम घबराओ मत, देखना वो लड़की भी शिवा को मना नहीं कर पाएगी। हाँ माना, हमारा शिवा गुस्सैल स्वभाव का है, जिद्दी है, लेकिन वो दिल का कितना साफ है ये तुम भी जानते हो और पूरा राठौर इंडस्ट्री जानता है, साथ में इंदौर के साथ साथ पूरे देश जानता है। अमन के बात पर दादाजी भी हामी भरते हुए बोले, हाँ बहू, मुझे अपने पोते पर पूरा भरोसा है। तो तेरा राठौर फैमिली की बहू सिर्फ यही लड़की बनेगी? क्या नाम इसकी? हाँ सलोनी, डिग्री दादाजी ने नाम याद करते हुए बोला। तभी शिवानी क्यूरियस होते हुए बोली, मैं भी जाऊंगी गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में, मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ रियलिटी में दिखती कैसी है। तभी मीरा बोली, मैं भी चलूंगी तेरे साथ, मुझे भी उसे देखना है। फिर अमन और दादाजी भी एक साथ बोले, हम भी जाएंगे। फिर सभी ने एक प्लान बनाया कि वो सभी गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में अपना अपना हुलिया चेंज करके जाएंगे ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इधर पूरे घर वाले और विनय मिलकर सलोनी सचदेवा से मिलने की खिचड़ी पका रहे थे। वहीं शिवा अपने रूम में बेड पर लेटे हुए एकटक वॉल पे लगी वॉच में टाइम को देख रहा था। ये सच था, शिवा को कहीं ना कहीं सलोनी पसंद आ गई थी, पर वो श्योर नहीं था कि जिस चेहरे के एक साइड को उसने देखा था क्या वो सलोनी ही थी या कोई और थी। शाम के वक्त शिवा तैयार होकर नीचे हॉल में आया तो देखा कि पूरे फैमिली तैयार बैठी हुई है। शिवा सबकी तरफ देखकर बोला, आप सभी कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं जाना है तो बता दीजिए, मैं गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा और वो लोग आप सभी को सेफली पहुंचा देंगे। क्यों शिवा बेटा, तुम नहीं जा रहे हो क्या हमारे साथ? मीरा अनजान बनते हुए पूछी। आई एम सॉरी माँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। वो एक्चुअली क्या है ना, आज शाम को मेरी एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है और ये मीटिंग बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं पक्का आप लोग के साथ चलता जरूर। शिवा को यूं सफेद झूठ बोलते देख सभी लोग अपने मन ही मन में हंस रहे थे। ठीक है बेटा तुम जाओ, पर है विनय को हमारे साथ जाना होगा, क्योंकि तुम तो जाने से रहे, तो विनय को ही हमारे साथ जाने दो। मीटिंग में तो तुम जाओगे तो विनय वहाँ क्या करेगा? अमन ने शिवा को बोला। अमन की बात सुनकर शिवा थोड़ी देर सोचने के बाद, ठीक है विनय जा सकता है आप लोग के साथ, ही बोलकर शिवा जल्दी से पैलेस से निकल गया। शिवा के जाने के बाद अमन दरवाजा की तरफ देखकर बोला, देखा ना पापा, आपने इस लड़के को कैसे सज धज के जा रहा है, कितना सफेद झूठ बोला। आपका पोता सच में आज 2-4 लड़कियों के दिल घायल करके जरूर आएगा। ये क्या बोल रहे हो अमन बेटा, बहू लाने की प्लानिंग कर रहा है और तुम हो कि अपने में ही लगे पड़े हो। और ये विनय कहाँ रह गया, अब तक आया क्यों नहीं? सॉरी दादाजी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। देर नहीं, पूरे आधा घंटा लेट हो। शिवानी मुंह बनाते हुए बोली। शिवानी की बात को इग्नोर करके विनय दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी अब शायद ही आप सभी लोग अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को देख पाएंगे, क्योंकि बॉस ने पूरे गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में सिविल ड्रेस में अपने बॉडीगार्ड को रख दिए हैं। लेकिन बेटा हम तो गेटअप चेंज करके जाने वाले थे ना, मीरा ने उदास होते हुए बोली।
तभी अमन बोला, इक्वल्स मेरा कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अपने बॉडीगार्ड हमसे अच्छा और कौन जान सकता है उनके आंखें चील से ज्यादा ही तेज है, वो सभी हमें एक झटके में पहचान लेंगे। ऊफो पापा, और कोई आइडिया नहीं है क्या सिस्टर इन लॉ को मिलने की? मुझे उनकी आवाज़ सुननी है, इक्वल्स शिवानी जिद करते हुए बोली। तभी विनय दिमाग में एक आइडिया आया और वो झट से बोला, इक्वल्स अगर मैं जाऊं और वहां से उन लोगों में क्या बात हो रही है ये आप सभी को लाइव टेलीकास्ट करूं तो कैसा रहेगा? वाह, क्या गजब के आइडिया है बेटा, तुम जल्दी से जाओ और हमें वीडियो कॉल करना, ठीक है? इक्वल्स दादाजी विनय को शाबाशी देते हुए बोला। विनय पैलेस से निकलकर सीधा गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में पहुंच जाता है जहां पर शिवा एक टेबल में बैठकर सलोनी की वेट कर रहा था। शिवा विनय को कॉफी शॉप में देखकर बोला, इक्वल्स विनय तुम यहाँ, मैंने तुम्हें घर वालों से साथ जाने बोला था ना, तो फिर यहाँ? विनय बोला, इक्वल्स यस बॉस, सभी को पास ही के देवी माँ के मंदिर जाना था तो आज मंदिर बंद था इसलिए सभी को वापस आना पड़ा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा और मैं सभी को पैलेस छोड़कर यहाँ आ गया। विनय के बात पर आकाश कुछ नहीं बोला। शिवा अपने प्लेटिनियम वॉच से टाइम देखते हुए बोला, इक्वल्स 6:30 हो गए, फिर भी अभी तक वो लड़की नहीं आई है, 6 बजे का टाइम दिए थे। तभी शिवा का फोन बजा जिस पर एक अननोन नंबर फ्लैश हुआ। शिवा कॉल पिकअप किया और बोला, इक्वल्स हेलो। तभी सामने वाले की बात सुनकर शिवा गुस्से से लाल हो गया। किसका फोन था जिसे सुनकर शिवा को गुस्सा आ गया? सलोनी अभी तक कॉफी शॉप में क्यों नहीं आए, आखिर इतनी देर कहाँ रह गई? शिवा जैसे ही कॉल अटेंड किया और ही सामने वाले की बात सुना वैसे ही उसे जोर से गुस्सा आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इक्वल्स विनय, बाहर जितने भी बेवकूफ़ बॉडीगार्ड हैं उन्हें अगले 2 घंटे तक एक पैर में खड़े रहने बोलो। अगर जिसने भी मना किया तो उसे सीधा परलोक पहुंचा दो और इनके जगह पर दूसरे बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर सिक्योरिटी में लगा दो। विनय को समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या, इसलिए विनय बिना देरी किए ही कॉफ़ी शॉप के बाहर आया तो सामने का नज़ारा देखकर समझ गया कि क्यों शिवा गुस्से में इतना उबाल मार रहा है। बाहर बॉडीगार्ड्स ने सलोनी और उसके फ्रेंड्स को कैफ के अंदर नहीं आने दे रहे थे क्योंकि दोनों बहुत ही नॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे। तो बॉडीगार्ड्स को लगा कि ये वो क्लाइंट नहीं है जिसे मिलने उनके बॉस आए हुए हैं। सलोनी अभी भी सभी बॉडीगार्ड्स को अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। विनय जल्दी उनके पास आया और बोला, क्या चल रहा है यहाँ? विनय की आवाज़ सुनकर सलोनी उस तरफ देखी जहाँ से विनय आ रहा था। सलोनी जैसे ही विनय को देखी तो झट से बोली, इक्वल्स अरे आप ही यहाँ पर? जी हाँ मैं, पर आपको तो अब तक अंदर चले जाना चाहिए था ना। वो एक्चुअली मैं यहाँ अपने बॉस के साथ आया हूँ और उस दिन उन्होंने ही आपको कॉल करके आपसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते थे, विनय बोला। सलोनी बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, इक्वल्स अब मैं क्या ही बताऊं सर आपको, ये बदतमीज टाइप के मुस्टंडे, पता नहीं इनके भेजे में दिमाग है भी कि नहीं। मैं इन्हें बता रही थी कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ तो ये मेरी बात ना मानकर मेरी ही आइडेंटिटी मांगने लगे। अब आप ही बताओ सर, कोई कॉफ़ी शॉप में किसी से मिलने आए तो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए क्या? सलोनी की बात पर विनय बहुत ही नर्म आवाज में बोला, इक्वल्स वो एक्चुअली क्या है, ये बॉडीगार्ड्स थोड़े दिमाग से पैदल है, आप इनके बातों को माइंड ना करें। सलोनी को अब विनय के बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, इक्वल्स अरे आपके बॉस में इतना भी मैनर्स नहीं है क्या? खुद मुझे यहाँ बुलाया, ऊपर से आपके बॉस के ये चमचे, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। अरे बुलाया मुझे, आपके बॉस मिलना वो चाहते थे मुझसे, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पर मुझे और मेरी फ्रेंड को इनके बेवाज के फालतू सवालों के जवाब देना होगा। अरे हम यहाँ मिलने आए हैं न कि किसी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जो इतना सवालों के जवाब देना पड़े। चलो ये सब ठीक है, मैं मान भी लिया ये सब सिक्योरिटी का मामला है तो जाने दिया। मैंने आपके बॉस कॉल किया तब इन्हें यकीन हुआ, फिर उसके बाद ये क्या बोले पता है कि हमारे बॉस ने सिर्फ आपको बुलाया है तो आप ही जाओ, आपकी फ्रेंड नहीं जा सकती। इतने में राधा जो सलोनी के बगल में ही खड़ी थी वो सलोनी को शांत करते हुए बोली, इक्वल्स चल ना छोड़ यार, ये बड़े लोग हैं, इनका तो काम ही होता है हम जैसे छोटे लोगों की बेइज्जती करना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, इनके चक्कर में मेरा यहाँ आधा घंटा वेस्ट हो गया, अगर मैं इन्हीं आधा घंटा में पढ़ती तो मेरा रिवीजन हो जाता, समझी तुम? इक्वल्स सलोनी राधा को अपनी घड़ी से समय को दिखाते हुए बोली। विनय सिचुएशन को संभालते हुए सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर गुस्से से बोला, इक्वल्स देख क्या रहे हो, सॉरी बोलो मैम से। सभी बॉडीगार्ड्स को समझ में नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी दिखने वाली लड़की आज सच में उनके बॉस से मिलने आई थी और अब उन्हें उससे सॉरी बोलना भी पड़ रहा है। बॉडीगार्ड्स अपना सिर झुकाए सलोनी से बोले,
इक्वल्स आई एम सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आप ही वो गेस्ट है जिसे मिलने हमारे बॉस आए हैं। हम आपको आपके कपड़ों से जज कर रहे थे। सलोनी एक कड़वी हंसी के साथ बोली, इक्वल्स अब इस सॉरी का क्या करूं, मैं अचार डालूं? अगर तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरे आधा घंटा जो वेस्ट हुए वो वापस मिल जाएगा क्या? हाँ बताओ मुझे। सलोनी विनय की तरफ देखकर बोली, इक्वल्स हाँ तो मिस्टर पीए, अब मेरा ना मूड खराब हो गई है, मुझे अब तुम्हारे बॉस से मिलना नहीं है और नहीं मुझे उनके थैंक यू चाहिए। ये बोलकर सलोनी राधा के साथ वापस जाने लगी तो विनय सलोनी के सामने आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, इक्वल्स प्लीज मैडम आप अपना गुस्सा थूक दीजिए और अगर आप चाहे तो मैं अभी के अभी इनको सजा दे देता हूँ। नहीं मिस्टर पीए, हमारी जैसी नॉर्मल लड़की की ये औकात नहीं कि आपके जैसे बड़े लोगों के साथ में बैठकर बात करे, इसलिए हमें मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। इक्वल्स सलोनी बहुत ही उदासी के साथ बोली। अब सलोनी विनय के बातों को सुने बगैर ही राधा के साथ चली गई। वहीं सलोनी की चले जाने के बाद से जो गार्ड्स सलोनी को अंदर जाने से मना कर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि इतनी सारी डेकोरेशन गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप का किया गया था, वो सब सलोनी के लिए किया गया, तो सब अब अपने में ऊपर वाले प्रार्थना कर रहे थे कि अब उन्हें भगवान ही बचाए। वही विनय का भी दिमाग गुस्से से फटने लगा और जोर से उन बॉडीगार्ड्स के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, इक्वल्स तुम सब के सब अब मरोगे, अब तो तुम्हें बॉस के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। आखिर तुम लोग को घमंड किस बात की है? इस बात की घमंड है कि तुम ऐसे पसंद के बॉडीगार्ड्स हो जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तुम लोग की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है कि तुम किसी को उसके कपड़े पहनने और हुलिया को देखने से जज करोगे? ये बोलकर विनय गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप के अंदर चला गया। वही वो सभी बॉडीगार्ड्स को अपने आप पे बहुत गुस्सा आने लगा था। विनय सही ही तो बोला था, उन्हें शिवा के बॉडीगार्ड्स होने का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था और वो इससे पहले ना जाने कितने ही बिजनेसमैन को बेइज्जत करके भागा दिए थे और आज भी कुछ ऐसे ही हरकत किए थे। इधर कॉफी शॉप के अंदर शिवा गुस्से से पूरे सामान को तहस नहस कर दिया था। शिवा को खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो ऐसे अनक्वालिफाइड बॉडीगार्ड कैसे रख सकता है जिनका सोच ही इतनी थर्ड लेवल वाला हो। विनय जब कॉफी शॉप के अंदर आया तो सामने का नजारा देखकर एकदम ही सन रह गया, क्योंकि शिवा ने गुस्से में लगभग पूरे कॉफी शॉप को तोड़ फोड़ दिया था। शिवा गुस्से से तमतमाते हुए बोला, इक्वल्स अभी के अभी जितने भी बॉडीगार्ड्स ने सलोनी सचदेवा की इंसल्ट करने जरूरत की है, वो सभी मुझे अपने नए बैकयार्ड में चाहिए। गॉट इट? इस कॉफी शॉप के ओनर को ये शॉप के जीतने भी नुकसान हुए हैं, उसका डबल पेमेंट कर दो। ये बोलकर शिवा अपना ब्लेजर को लेकर गुस्से से गाड़ी को हवा में चलाते हुए चला गया। इधर सलोनी गुस्से से राधा को घूरे जा रही थी। वही राधा खुद को शालू के इस तरह घूरने से हकलाते हुए बोली, इक्वल्स का क्या है? तू इस तरह से मुझे क्यों घूर रही है यार? ओह रियली राधा, तुझे नहीं पता मैं क्यों घूर रही हूँ? मुझे तो ना तेरी मदद कर देना चाहिए, ये सब तेरी वजह से हुई है। सलोनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। सलोनी की बात का जवाब देते हुए राधा बोली, इक्वल्स मैंने क्या गलती की यार, मैं तो बस उस हैंडसम को देखना चाहती थी। हाय वो कितना हैंडसम दिखता है, मैगजीन कवर पेज में वो रियल में कितना हैंडसम होगा। ये बोलते ही राधा अपने ख्यालों की दुनिया में गोते लगाने लगी, जहां पर उसके सामने शिवा बैठा था और राधा उसे अपनी आंखों से ताड़ रही थी। राधा को यूं अपने ख्यालों में गोता लगाते देख सलोनी अपना सिर ना में हिलाकर चिढ़ते हुए बोली, इक्वल्स तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही पागल थी जो तेरी बात मानकर उस मनहूस जगह पर गई और खुद की बेइज्जती करवा कर आ गई। सलोनी की इस तरह से चिढ़ते से राधा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और बोली, इक्वल्स अरे यार कुछ तो प्रैक्टिकल होकर सोचा कर, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तू ही मेरे से एडवाइस मांगी थी सो मैंने दे दिया, अब इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? दरअसल हुआ ये था, जब सलोनी को शिवा ने कॉल करके गोल्डन कैफेटेरिया कॉफी शॉप में मिलने आने बोला था तो सलोनी ने बिना सोचे ही शाम को 6 बजे का टाइम दे दी थी। फिर बाद में सलोनी को लगा इतनी छोटी सी बात के लिए क्या मिलने जाना, इसलिए वो दोबारा कॉल करके मना करने ही वाली थी, लेकिन उतने में ही राधा सलोनी की रूम में आ गई थी। फ्लैशबैक। फिर क्या था, सलोनी ने शुरू से लेकर अब तक जो भी हुआ वो सब राधा को बता दी। राधा ने जब ये सुनी दी शिवा राठौर खुद मिलना चाहता है। राधा तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए सलोनी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और सलोनी को भी मिलने जाने के लिए मना भी ली, इमोशनल ब्लैकमेल करके। फ्लैशबैक एंड। सलोनी और राधा ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए कब रूम पहुंच गए पता ही नहीं चला। सलोनी अपना बैग हैंगर में डाल बाथरूम में फ्रेश होने चली गई और वही राधा सोफे में बिना हाथ मुंह धोए पैर फंस कर बैठ गई। राधा की ऐसी हालत हो गई थी जैसे किसी ने उसे बहुत ही ज्यादा दिहाड़ी मजदूरी का काम करवाया हो।
सलोनी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आए और अपना हाथ मुंह तौलिए से पोंछते हुए राधा से बोली, ओ आलसी इंसान, जा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर बैठना आराम से। हाथ मुंह धो लेगी तो अच्छा लगेगा, तब तक मैं खाने और पीने के लिए चाय और कुछ स्नैक्स बना लेती हूँ। ठीक है मेरी माँ, तू भी शुरू मत हो जा, क्योंकि मैं लेक्चर सुनने के लिए कैपेबल नहीं हूँ। ये बोलकर राधा अलसाई जम्हाई लेते हुए बाथरूम में चली गई। सलोनी जैसे ही किचन के तरफ जा रही थी वैसे ही उसका फोन रिंग हुआ। सलोनी बिना फोन स्क्रीन देखे ही कॉल अटेंड की और बोली, हेलो कौन? फोन पर सामने वाले के बात सुनकर सलोनी की आंखें छोटी हो गई और बिना सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और किचन में चली गई। कौन था फोन पर जिसे सुने बिना ही सलोनी ने कॉल कर दी? क्या सभी बॉडीगार्ड्स खुद को शिवा से बचा पाएंगे? क्या सलोनी सचदेवा और शिवा राठौर दोबारा मिल पाएंगे? शिवा इतनी तेज गाड़ी चलाते हुए कहाँ गया? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।